हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम अपनी इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। आज हमारा जो इंडियन पॉलिटी का चैप्टर है केंद्रीय मंत्री परिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके वन लाइनर्स को आज हम पढ़ेंगे। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उस सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? 91 संविधान संशोधन 2003। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257। लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? विधायिका के। नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाश नाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री R.K. षणमुख शेट्टी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? लाल बहादुर शास्त्री। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया? अनुच्छेद 352 3 में। श्वेत पत्र व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद काउंसिल, मंत्रिमंडल कैबिनेट। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उपमंत्री, इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। ये एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में किया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। व्यावहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखक परिषद।
अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स। भारत के 3 विधि अधिकारी, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? MC सीतलवाड़। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके पश्चात पद धारण करेगा? राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? महान्यायवादी का अधीनस्थ। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाअधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? V. नरहरि राव। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल। संसद की लोक सेवा समिति पब्लिक सर्विस कमीशन कमेटी की बैठक में कौन उपस्थित रहता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वप्रमुख अधिकारी होगा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के वित्तीय रक्षकों में से एक होगा। इन वित्तीय रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग सम्मिलित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया था? संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक, चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों का वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भरित होते हैं? भारत की संचित निधि पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद और संबंध विच्छेद। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति। 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य व शक्तियाँ। 150 संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। 151 अंकेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम नेक्स्ट क्लास में संसद यानी पार्लियामेंट वाला टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।